हमारे साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। नीरज जी, सबसे पहले आप ही का रुख करती हूँ और हमारे सभी मेहमानों का सबसे पहले नेटवर्क 10 पर बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, सबसे पहले आप ही से सवाल करती हूँ कि देखिए, हम दिखा रहे हैं सुबह से कि किस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं और खास तौर पर अभी हमारे संवाददाता ने बातचीत की और सभी ने बताया कि किस तरीके से फर्स्ट टाइम जो वोट कर रही हैं उनमें खासा उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। किस तरीके से देखा जाए, क्या युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल लोग हो चुके हैं? देखिए मनीषा, बहुत अच्छी बात है ये कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी जो पहली बार मतदान करने के लिए आ रही है, वो कम से कम उसके अंदर ये उत्साह है। हम्म। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, सभी से एक बहुत मार्मिक अपील करता हूं कि आप हम्म। निश्चित रूप से अपने घरों से निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। हम्म। मतदान आपका अधिकार ही नहीं है, आपका दायित्व भी बनता है, क्योंकि बिल्कुल। कम लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो होती है बिल्कुल। मनीषा, वो कम प्योर सरकार होती है, कम पवित्र सरकार होती है। और ज्यादा लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बहुत ज्यादा पवित्र सरकार होती है। इसलिए अगर आप आज मतदान नहीं करते हैं तो आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी पे या किसी भी सरकार पे टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये अपील करता हूं और उसके बाद में जो आपने पूछा उसकी बात मैं हम्म। बता रहा हूं। देखिए मनीषा, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है जो हमारे नीति नियंताओं ने हम्म। इस देश का, जो जिन्होंने संविधान हमें दिया है, उन्होंने हमें जो अधिकार दिया है, तो उन्होंने, उनकी शायद यही अपेक्षा रही होगी कि जब भी हम मतदान करने जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए हम्म। और प्रदेश के लिए हम एक गार्जियन तय कर रहे हैं जी। कि कौन व्यक्ति जो है वो हमारा भाग्य निर्माण करेगा, कौन कौन व्यक्ति, कौन पार्टी, कौन दल हमारे जीवन को सुचारू रूप से और अच्छा बनाएगा। तो जी। ये जब हम एक अपने बच्चों का गार्जियन, अपने बच्चों के टीचर चुनने में जब हम जी। इतनी ज्यादा हम वो बरतते हैं सावधानी, तो कम से कम अपने पूरे परिवार का भविष्य निर्धारित करने बिल्कुल वाले को निरंजन चुनने जी, के और लिए। ना केवल अपने परिवार का भविष्य बल्कि पूरे राज्य के युवाओं का भविष्य होता है एक मतदान में। जब एक व्यक्ति, जब एक युवा मतदान करता है तो वो अपना भविष्य खुद तय करता है। निरंजन जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता लखनऊ से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अभी यूपी में जगह जगह पर चुनाव चल रहे हैं और मतदान चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी युवाओं को प्रेरित करने के लिए ट्वीट किया है। क्या कुछ अभी माहौल आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें तो निश्चित रूप से जो 9 जिले हैं जहां पर मतदान आज शुरू हुए हैं, सवेरे से ही उत्साह, अगर हम देखें तो युवाओं में खास उत्साह है। युवा जो है वो पूरी तरह से उत्साहित है सरकार को चुनने के लिए, और ये होना भी चाहिए। इस तरह का उत्साह कहीं ना कहीं से ये दिखाता है कि हम जो है लोकतंत्र के प्रति कितने गंभीर हैं और कितने जो है सटीक तरीके से लोकतंत्र को अपना हथियार बना के हम चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम देखें तो इन 9 जिलों में जो यूथ है और जो आम जनता है वो सड़कों पर निकल चुकी है मतदान के लिए। और तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं कि कई लोग ऐसे थे जिनको शादी में जाना था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले वोट दिया है, फिर उसके बाद वो अपने जो है शादी के लिए गंतव्य गए हैं। तो एक बड़ा फिगर सामने निकल कर आ रहा है कि जो यूथ है वो यूथ हमेशा की तरह इस बार भी लोकतंत्र में सहभागिता कर रहा है, लोकतंत्र के इस पर्व में पूरी तरह से जो है सहयोग कर रहा है। और अगर हम देखें तो ये जो जितने भी बूथ हैं, इन बूथों को करीब 21 ऐसी कंपनियां हैं पैरामिलिट्री की जिनकी तैनाती यहाँ पर की गई है, और सुरक्षा के बहुत ही व्यापक इंतजाम है। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इस पे भी जो है चुनाव आयोग सीधे नजर रख रहा है। अभी तक किसी भी इसमें से किसी भी जगह से ईवीएम खराब होने की कोई सूचना नहीं आई है। तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो ही दिन चढ़ता जाएगा, जो उत्साही लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, वोटर्स की संख्या, और प्रतिशत में भी एक उछाल आएगा। तो अभी बिल्कुल प्रदीप, और सीएम योगी आदित्यनाथ मनीषा खुद ये जब ट्वीट करते हैं कि एक नए उत्तर प्रदेश, नए यूपी के विकास के लिए मतदान अवश्य करें, तो कहीं ना कहीं जो युवा है और जो लोग हैं वो खुद में प्रभावित है। हमारे खास पैनल जो जुड़ा हुआ है उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले अब मैं रुख करने चाहूंगी इंद्रेश कोहली जी आपका। किस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि यूपी में जगह जगह पर मतदान हो रही हैं, और उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो लोगों के लिए अलग हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ आपका आकलन कह रहा है कि क्या कुछ वो मुद्दे रहेंगे इस बार लोगों के लिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो?
मनीषा, इस बड़े लोकतंत्र पर्व की आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों और उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई। आपका सवाल मैं इसमें बताना चाहूंगा कि लोगों को बड़ी आशा रहती है कि अब तक जो प्रदेश सरकार ने किया है, अब तक की जो सरकार ने किया है, वो आगे भी विकास के कार्य होंगे या नहीं होंगे, जो छूट गए हैं वो कैसे होंगे, जो नए युवा आ रहे हैं इस बार पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनकी भी बहुत उम्मीद है। वो देखिए 18 साल के हुए हैं तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि इस पार्टी को वोट देना चाहिए या ये पार्टी अच्छा काम कर सकती है। तो उनकी उम्मीदों पर भी इन राजनीतिक दलों को खरा उतरना चाहिए, प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यही नए वोटर आगे चल के परिपक्व होंगे, यही आगे एक मैसेज देंगे कि आपको इस तरह से करना चाहिए, ये नई युवा पीढ़ी को सिखाएंगे। तो इनको राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि इनके विश्वास को कायम रखें और सबके साथ मिलते हुए जो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं उनको प्रमुखता दे, या जो अन्य दल हैं वे भी ऐसा काम करें या ऐसी घोषणाएं करें आने वाले समय में कि जो धरातल पर हो, जिन पे विश्वास किया जा सके, केवल हवाई घोषणाएं ना हो, क्योंकि यूथ पहले वाला यूथ नहीं है। वो समझता है, जानता है आजकल, उसी हिसाब से अपने राइट को वो आगे लाना चाहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो उसको भी लगना चाहिए कि जो मैंने आज अपना प्रयोग अधिकार का इस्तेमाल किया है वो वास्तव में एक उसका एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसको भी कल को एक मन में विश्वास आएगा और अच्छी भावना जागृत होगी कि मैंने अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए जो वोट डाला है वो मेरा अच्छा काम का वोट रहा है। बिल्कुल इंद्रेश जी, ये बेहद ही गर्व करने वाली बात है, गौरवान्वित कर देने वाली चीज़ है कि हम जब एक मताधिकार का इस्तेमाल अपना करते हैं तो हम वाकई में अपने भविष्य को चुनते हैं, अपने जो चाहने वाले हैं उनके भविष्य को चुनते हैं। और अब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तराखंड से अलग अलग जिस तरीके से लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं वो तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हैं। देहरादून की तस्वीरें, अल्मोड़ा, बाजपुर, डोईवाला, द्वाराहाट और साथ ही हल्द्वानी की तस्वीरें, जहाँ पर ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग बूथ स्थल की तस्वीरें, जहां पर लोग लंबी कतारों में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग प्रक्रिया है वो जारी है और लोगों में जो खासा उत्साह और खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर हम युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाएं और युवा भी बढ़ चढ़कर मताधिकार का इस्तेमाल इस दौरान आज कर रहे हैं। तो 6 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन नीरज जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, ये जो हमने तस्वीरें दिखाई और इसके अलावा भी हम सुबह से ही अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं और युवा हैं खास तौर पर वो खासा उत्साह नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। मनीषा, देखिए अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों के मन में एक बड़ी आशंका थी और पॉलिटिकल पार्टियों के मन में भी पिछले दिनों बड़ी आशंका थी। जिस तरीके से यहाँ सर्दी और बारिश और बर्फबारी हो रही थी तो मौसम को लेकर एक बड़ी मन में आशंका थी, लेकिन मौसम आज बहुत साफ है, धूप खिली हुई है और पहाड़ों से भी जो सूचना आ रही है वहां पर भी मौसम ठीक है। तो इसलिए लोग जो है सवेरे से ही जो है अपना वोटिंग के लिए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि सवेरे जो है परिवार में लोग, खास तौर के जो हमारी गृहिणी है वो थोड़ा घर के कामकाज में व्यस्त रहती हैं, वो थोड़ा देर से निकलती हैं, तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा लोग वोटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार कि ये जो हमारा लोकतंत्र का पर्व है जो 5 साल के बाद आता है उस पर लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जो हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा रहा है कि चुनाव दर चुनाव जो है अच्छा मत प्रतिशत रहता है। सिर्फ पिछली लेकिन नीरज जी, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, अगर हम उनकी तरफ बात करना चाहें तो वो भी काफी रिस्पॉन्सिबल नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि वो भविष्य चुनने के लायक हैं और इतने रिस्पॉन्सिबल वो हैं कि वो अपना भविष्य मताधिकार के थ्रू, उसके द्वारा वो चुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए युवाओं का जो है हमारे देश के निर्माण में और देश के भविष्य में बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अभी एक मतदाता को, जिसको आपने स्क्रीन पे दिखाया था, वोटर को, मैं सुन रहा था उसकी बात और वो किस तरीके से कह रही थी कि भाई आज हमें लग रहा है कि आज मतलब हमारे सिर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आज हमें एक जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी का किस तरीके से हमें निर्वहन करना है, आज हमें मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर गर्व भी हो रहा है और थोड़ी सी अंदर से उत्सुकता भी है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई
कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की होनी चाहिए जो सबको एक समान रूप में देखे और क्षेत्र का डेवलपमेंट करे। तो इससे लगता है कि हमारा जो यूथ है आज का, वो यूथ भी हमारा काफी समझदार है और उसकी वोटिंग का बहुत बड़ा अहम रोल है लोकतंत्र के स्तर में। बिल्कुल। तो बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण जो योगदान है वो युवाओं का खास तौर पर रहता है। हमारे साथ खास पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी चर्चा आगे भी लगातार जारी है। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आपको बता दें कि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, इसके साथ ही उत्तराखंड में और गोवा में आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है। यूपी में सुबह 9 बजे तक 9.45% मतदान हो चुका है। अमरोहा में 10.83% मतदान हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बरेली में 8.31% मतदान हुआ है। बिजनौर में अब तक 10.1% मतदान हुआ है। 9 बजे तक के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। बदायूं में 9.18% मतदान हुआ है। मुरादाबाद में 9.86% मतदान हो चुका है। रामपुर में 8.27% तक मतदान हुआ है। वहीं सहारनपुर में 9.70 तक मतदान हो चुका है। तो ये लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल में भी 10.76% मतदान हो चुका है। शाहजहांपुर में 9.71% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आंकड़ों के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 55 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। तो उत्तराखंड में क्या कुछ परसेंटेज रहे हैं अभी तक, वो आंकड़े आपको बता रहे कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। आपको बता दें उत्तराखंड में सुबह 9 बजे तक 5.15% मतदान हुआ है। अल्मोड़ा का अगर जिक्र करें 4.19%। दरअसल आपको बता दें यहाँ 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, जिसके बाद से 9 बजे के आंकड़े हैं। 1 घंटे में इतना प्रतिशत वोट पड़ चुका है। बागेश्वर में 2.31% मतदान हुआ है। चमोली में 3.49%। चंपावत में 4.51% मतदान हुआ है। देहरादून में 5.55%। हरिद्वार में 6.36% मतदान हुआ है। इसके साथ ही नैनीताल में 5.50% मतदान हो चुका है। पौड़ी गढ़वाल में 2.5% मतदान हुआ है। पिथौरागढ़ में 4.55% मतदान। रुद्रप्रयाग में 5.41% मतदान। वहीं टिहरी में 4.36% मतदान और उधम सिंह नगर में 6.64% मतदान हुआ है। उत्तरकाशी में 2.68% मतदान हुआ है। तो राज्यों में जिस तरह से मतदान प्रक्रिया भी लगातार जारी है तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके आंकड़े हमने आप तक पहुंचाए। गोवा का जिक्र करें, गोवा में सुबह 9 बजे तक 11.04% टोटल मतदान हुआ है, जिसमें अगर हम नॉर्थ गोवा का जिक्र करें वहां पर 11.17% मतदान हुआ है। साउथ गोवा में 10.93% मतदान हुआ है। तो जिस तरह से लगातार लोग मतदान कर रहे हैं और आगे बढ़ चढ़कर, और अगर हम पोलिंग बूथों का जिक्र करें वहां पर भारी तादाद में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इसके साथ ही तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। निरंजन पोद्दार जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और यहाँ नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, और इंद्रेश कोहली राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसके साथ ही ज्ञानेंद्र हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, सबसे पहले आपसे ही अपडेट लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी वहां पर कितने प्रतिशत मतदान हो गए, क्या तस्वीरें हैं, आप दर्शकों को बताएं, उसके बाद एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। अब देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो अभी तक 9 बजे का जो वोट प्रतिशत अभी आया है, उसमें जिस तरीके से 5.15% जो वोट प्रतिशत है पूरे उत्तराखंड का, वो देखने को मिला है। खासतौर पे अगर हम देखें उधम सिंह नगर में 6% जो वोट हैं अभी तक पड़े हैं। सबसे ज़्यादा वोट अभी तक उधम सिंह नगर में पड़े हैं। उसके बाद हरिद्वार में भी 6% वोट पड़े हैं। अगर हम देखें देहरादून की बात करें तो 5% जो वोट हैं
वो देहरादून में भी पड़े हैं। पहाड़ के कुछ क्षेत्रों में हालांकि अभी जो वोट प्रतिशत है वो कमी है, क्योंकि धीमी गति से ठंड होने के वजह से जो मतदाता हैं मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे थे। लेकिन अगर हम रुद्रप्रयाग का देखें तो वहां भी तकरीबन 5% लोग मतदान कर चुके हैं। वहां भी पहाड़ी इलाका है लेकिन बढ़ चढ़ के लोगों ने वहां मतदान किया है। दूसरी तरफ नैनीताल में भी 5% लोगों ने मतदान किया है। पिथौरागढ़ में भी 4% लोगों ने मतदान किया है। यानी कि कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान सुबह के समय किया है। बाकी अन्य जगहों की अगर हम बात करें तो 2% 3% जो मतदान है वो देखने को मिला है, चाहे वो टिहरी है, उत्तरकाशी है। यहाँ जो वोटर हैं वो कम संख्या में भी सुबह घरों से बाहर निकले हैं। देखा जाए तो सुबह से जो ठंड की वजह से जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि धूप खिली हुई है देहरादून में भी और हरिद्वार में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और ऐसे में सुदूर इलाकों में मतदान करवाना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। निरंजन जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि लगातार वोटिंग प्रतिशत भी हमने आंकड़े बता दिए कि किस तरह से कहां पर वोटिंग प्रतिशत जो है अभी तक हुआ है, लेकिन सबसे अहम सवाल मेरा आपसे ये, क्योंकि लगातार कई आधार माने जा रहे हैं, हम सुबह से ही लगातार वोटरों से बातचीत भी कर रहे हैं और हमारे संवाददाताओं से बातचीत कर जानने की कोशिश करें इस बार का आधार क्या है, जिसमें सबसे पहले जो बात निकलकर सामने आ रही है वो देश हित, राष्ट्र हित को लेकर बातें सामने आ रही हैं। देखिए दीप्सी, ऐसा है कि निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज की तारीख में जो मतदाता है लगभग समझ लीजिए वो इतना जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है और वो मतदाता हर छोटी से छोटी और बारीकी से जो चीजें हैं उनके ऊपर पैनी नजर रखता है। और निश्चित रूप से देखिए, कुछ लोग होते हैं जो काम कार्य से संतुष्ट होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो केवल कमियां देखते हैं। तो जो कमियां देखते हैं वो निश्चित रूप से सरकार बदलने के लिए वोट करना चाहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने जिस तरीके से 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर शासन देखा है, योगी आदित्यनाथ जी का शासन देखा है, खासकर आज उत्तर प्रदेश के अंदर उनका जो विपक्ष, जो मुख्य विपक्षी, चाहे समाजवादी पार्टी कहूं या आरएलडी कहूं या जो भी है, उन्होंने देखिए ऐसा है कि अभी तक ये पहला चुनाव पिछले 70 साल में ऐसा है कि जिसके अंदर मैंने देखा है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा है। उनका जो राइवल है वो भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा है। ये आरोप तो लगा रहा है कि ये ठोक दो की सरकार है, ये बुलडोजर की सरकार है, ये एनकाउंटर की सरकार है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि भाई ये घोटाला हुआ या वो घपला हुआ। पहली बात। दूसरी बात, एक आम जनता के अंदर आज जो एक अंडरकरंट जो देखा जा रहा है वो एक जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून व्यवस्था की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस सरकार से पहले, और जिस तरीके से संगठित अपराध पे इस सरकार ने जो कार्य किया है उसका एक जनता के अंदर बहुत जबरदस्त उसका एक अंडरकरंट है। और विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा वो भी इस चीज को मानता है कि हाँ, कानून व्यवस्था पे बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है उसके लिए कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि घर में धन संपदा तभी सुरक्षित है, घर में महिलाओं की इज्जत या परिवार की जो जान माल की सुरक्षा है वो तभी सुनिश्चित है जब शासन प्रशासन का इकबाल बुलंद हो, जब सरकार का इकबाल बुलंद हो, संविधान का इकबाल बुलंद हो। तो देखिए, निश्चित रूप से इसके अंदर इस बार ऐसा लग रहा है कि भाई जनता जो इन चीजों के ऊपर वोट करने जा रही है। आपने देखा होगा पहले चरण के अंदर में भी आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर यही मुद्दा सबसे ज्यादा हावी था, और ऐसा लगता है कि जैसे पहले चरण का मतदान पूरा का पूरा केवल इसी मुद्दे के ऊपर मतदान हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमने लगातार तमाम ऐसे वोटर हैं जिनसे बातचीत कर जानने की कोशिश की कि उनका आधार क्या होगा, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था। लेकिन नीरज जी, जिस तरह से तमाम आधार निकलकर सामने आ रहे हैं और उसमें महिला सुरक्षा भी है, उसमें और भी तमाम मुद्दे हैं, युवाओं के रोजगार को लेकर तमाम मुद्दे हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है कि इस बार युवा जो है वो किस तरह से क्या आधार मान के और आगे वोट डालेगी? जिससे देखें कि पिछले काफी समय से अगर देश में जो दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी जो युवाओं की दृष्टि से देखा जाए तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, और दूसरा महंगाई जो एक आम आदमी को सीधा सीधा प्रभावित करता है। और जितने भी जो हमारे यूथ हैं, आपने देखा होगा युवा हैं, वो मुझे लगता है कि उनकी जो पहली प्राथमिकता होगी कि कौन सी सरकार जो है उनको रोजगार के लिए पूरी तरह से आश्वस्त करती है, पूरी तरह से विश्वास और भरोसा दिलाती है, और किस सरकार का पिछला क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है
वो इसके आधार पर मुझे लगता है यूथ के लिए, जो क्योंकि पढ़ लिख कर आप अपनी एजुकेशन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपके अभिभावक भी उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आपका भविष्य भी जो है बिना रोजगार के अधूरा है। तो युवाओं के लिए तो रोजगार एक बहुत बड़ी बात है। नंबर 2 बात, महिला सुरक्षा की आपने बात कही। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उसके साथ ही जुड़ा कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो प्रदेशों में खासतौर के हमारे उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी बात है, ये 2 मुद्दे बहुत सबसे ऊपर हाईलाइट हैं, एक बेरोजगारी और महंगाई। और तीसरा जो हमारे पहाड़ों में जो कठिन परिस्थितियों में लोग रहते हैं, विषम परिस्थितियों में रहते हैं, वहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, पुल की समस्या है, और जो लोग वहाँ खेती करते हैं उनके जंगली जानवरों से जो असुरक्षा का भाव बना हुआ है, वो बड़ी समस्या है। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये राज्य जो अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तब भी यहाँ ये इसी तरह की समस्याएं रहती थी, इसी तरह की जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता था। और यहाँ एक पलायन की जो सबसे बड़ी बात, जो निरंतर राज्य बनने के बाद जो लगातार उत्तराखंड से जो पलायन की बात हो रही है, पहाड़ों से लोग जो पलायन करके जा रहे हैं, उसके पीछे के भी प्रमुख कारण यही है जो मैंने आपको गिनवाए। तो ये सब चीजें यहाँ के जो मतदाता हैं उनकी नजर में सारी चीजें हैं। और यहाँ ये सबसे बड़ी बात ये रही है कि 2 ही विकल्प रहे हैं यहाँ के मतदाताओं के पास, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। ठीक है, इंद्रेश जी पलायन का मुद्दा कह रहे हैं नीरज जी कि इस बार पलायन का मुद्दा भी बेहद अहम है, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं है। लेकिन कोरोना काल का अगर जिक्र करें, उस दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, ऐसे में पलायन के मुद्दे को लेकर तमाम पार्टी जो है राजनीतिक पार्टियां, वो ये कह रही हैं कि स्वरोजगार, रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पलायन को खत्म किया जा सके। कितना सहमत हैं आप? पलायन की बात जो है, पलायन शब्द ऐसा हो चुका है कि अब हर बात, हर जिक्र में, हर चर्चा में पलायन शब्द आ जाता है। पलायन का पहाड़ा ऐसा हो गया, वो सबको याद हो गया है कि कुछ ना हो तो चलो पलायन पे बात कर ली जाए। राजनीतिक दलों की हम बात करें, सरकारों की बात करें, तो अब तक कोई योजना क्यों नहीं बनाते हैं कि जिससे पलायन रुके। आप देहरादून को अगर देखेंगे तो देहरादून के 14-15 किलोमीटर के आसपास जो गाँव हैं, वो गांव खाली हो चुके हैं। शहर की बात कर रहा हूँ मैं, पहाड़ों में तो आप बाद में जाइए, वहां की और हालत खराब है। तो जो देहरादून से जुड़े हुए गांव हैं, वहां भी ऐसे हैं। वहां उसके पीछे क्या कारण निकल के आता है, जो हमने समझा है कि एक गांव में अगर बहुत कम संख्या में वोटर हैं, तो उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि यहाँ पर तो मतदाता कम है, हमारे को वोट मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी आज भी महरूम है, मात्र 14-15 किलोमीटर की दूरी पर। और अगर जिस गाँव में वोटरों की संख्या ज्यादा है, मतदाताओं की, वहां पर आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। वो गांव तभी खाली होते जा रहे हैं। ऐसे पहाड़ों में स्थिति और विकराल हो गई है। अब अगर आप पलायन रोकने के लिए कोई योजना बनाते हैं, मान लीजिए अभी जैसे एक बड़ी अच्छी योजना बनाई सरकार ने, होम स्टे वाली योजना, इस योजना के तहत काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है और लोगों ने अपना इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इसी प्रकार की योजनाएं नीति निर्धारकों को बनानी चाहिए, ताकि पलायन जैसा जो इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि देश प्रदेश के मुद्दों पर चुनावी चर्चाओं में इसको शामिल किया जाता है, तो ये इसको दूर कर ले जाए, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, छोटे अस्पताल, बड़े ना बनाए जाए, छोटे अस्पताल बनाए जाए। चाहे मतदाताओं की संख्या कम है तो इंसान ही है, तो उत्तराखंड के वासी, आप उनको अपने वोटर की नजर से क्यों देखते हैं कि इस गांव में कम लोग हैं तो यहाँ पर वो अस्पताल या क्लिनिक नहीं खोला जाएगा? उनको 50 किलोमीटर दूर लेकर के आएंगे, क्यों लेकर के आएंगे भाई? क्या उनका कोई मानव का अधिकार नहीं है, उनका राइट नहीं है? तो आप छोटी छोटी। ठीक है नीरज जी, देखिए किस तरह से इंद्रेश जी ने अपनी बात रखी है कि पलायन का मुद्दा हमेशा उठता रहता है। लेकिन और सबसे अहम बात ये, क्योंकि सुबह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो वोटर आ रहे हैं, जो वोट डाल रहे हैं, वो सबसे पहले ये कह रहे हैं देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और अगर हम उत्तराखंड का जिक्र करें तो सैन्य भूमि है उत्तराखंड, और जाहिर तौर पर, और आज 14 फरवरी वो तारीख, पुलवामा जो हादसा है वो सबको याद होगा, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी नीरज जी। नीरज जी से, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब राष्ट्र का चुनाव होता है, देश का चुनाव होता है, तो लोग इसको ही प्राथमिकता पे रखते हैं। लेकिन हमने देखा जब स्टेट की असेंबलीज का चुनाव होता है, तो दीप्ति देखें यहाँ की जो लोकल कठिनाइयां हैं, जो लोगों की परेशानी है, जो लोगों ने
जो उन्होंने पिछले 5 साल में अचीव किया है वो भी याद रखते हैं, और जो परेशानियां झेल रहे हैं वो भी याद रखते हैं, और उनको पता कि 5 साल बाद अब मौका मिला है हमें वोट देने का, तो इस समय हम अपनी ताकत दिखाएं। तो जो मैंने आपको परेशानियां यहाँ की गिनाई, यहाँ की कठिनाइयां गिनाई, उत्तराखंड इस समय जो है बेरोजगारी में और महंगाई में देश के शीर्ष राज्यों में उत्तराखंड का नाम है। मतलब ये है। और 21 वर्षों की जो मैंने आपको बताई कि जो पहाड़ों की हमारी स्थिति है वो बहुत विकराल स्थिति है। वो पता नहीं वहां के लोग हमारे किस तरीके से जीवन यापन करते हैं। वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य का इतना ज्यादा अभाव है कि एजुकेशन के लिए लोग वहां से छोड़ के दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं। हेल्थ की ये पोजीशन है कि आप अगर जरा सी किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो गई तो उसको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश लाना पड़ता है या देहरादून लाना पड़ता है। चिकित्सा सुविधा का बहुत बड़ा अभाव है। और वहां जो पहाड़ों में लोग खेती बाड़ी करते थे, उन्होंने खेती बाड़ी करनी बंद कर दी है क्योंकि जंगली जानवर उनकी खेती खा जाते हैं और उसके अलावा मानवीय क्षति भी पहुंचाते हैं। तो यहाँ के जो ये पहाड़ी मूल का जो राज्य है, इसके बनने के पीछे, इसके निर्माण के पीछे की जो अवधारणा थी वो यही थी कि जब उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था तो इस क्षेत्र तक जो डेवलपमेंट की लो है, विकास की जो लो है, वो पहुंच ही नहीं पाती थी। तो इसीलिए छोटा राज्य बना, लोगों ने यहाँ आंदोलन करा, लोगों ने लड़ाई लड़ी और इस राज्य का बना कि यहाँ तेजी से डेवलपमेंट होगा। लेकिन हमने विकास किया है, ऐसी बात नहीं, विकास हुआ है इस प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ी बात इस प्रदेश की ये रही है कि यहाँ पॉलिटिकल अस्थिरता इतनी जबरदस्त रही है, राजनीतिक अस्थिरता ने जो है विकास की राह में एक बहुत बड़ा बाधक बन के खड़ी हुई है। क्योंकि कोई ऐसा राज्य नहीं होगा देश में जहां 21 वर्षों में 10 मुख्यमंत्री बदल गए हों। ठीक है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं और लगातार जनता मतदान के लिए पहुंच रही है और ज्ञानेंद्र लगातार उनके बीच बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर और बिजली, पानी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अगर उत्तराखंड का जिक्र किया जा रहा है तो वहां पर ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि लगातार वहां पर देखी जा रही है, वो समस्याएं देखी जा रही हैं। तो जनता जो वोट डालने के लिए पहुंची है, उनका उत्साह किस तरह से है, उनका आधार क्या है, आप जरा बताएं। बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र के लोगों का अपने प्रतिनिधि से यही उम्मीद होता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार, इसको उनके जो प्रतिनिधि हैं वो पूरा कर सकें। और ऐसे में हमने देखा भी है कि जो पहली बार जो मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं, उनके अंदर भी ये सोच कहीं ना कहीं देखने को मिली है। खासतौर पर अगर हम देखें, युवाओं ने भी इस बात पर जोर दिया है कि जो मूलभूत सुविधाओं को बल दे, वैसा ही प्रतिनिधि वो चुनना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त हमारे जिस मतदान केंद्र हरिद्वार पे मैं खड़ा हूं वहां मौजूद हैं। उन लोगों को आपको तस्वीरों के माध्यम दिखाना चाहेंगे कि अब जो है लाइनें लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि अभी हमने कुछ वक्त पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, उस वक्त लोग बहुत कम आ रहे थे। और ऐसे में अब धीरे धीरे जो लोगों की संख्या है बढ़ती चली जा रही है। महिलाएं बढ़ चढ़ के मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं अपने मतों के प्रयोग करने के लिए। खासतौर पे देखें, महिलाओं से अगर हम देखें तो महिलाओं का कहीं ना कहीं सुरक्षा एक अहम मुद्दा होता है हर बार चुनाव में। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, वहां पर जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करके जानने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर कर्नल अजय कोठियाल ने जो ट्वीट किया है वो खासकर महिलाओं से अपील करते हुए उनका ट्वीट है। ऐसे में महिलाओं को किस तरह से उनके ट्वीट को लेकर उत्साह नजर आ रहा महिलाओं में, ये जानने की कोशिश करिए जरा। देखिए, महिलाओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो वो मत का अपने प्रयोग करने जा रही हैं, किस सोच के साथ जा रही हैं। आप मतदान करने आई हैं, किस सोच के साथ आई हैं और किस तरह के नेता का चुनाव करना चाहती हैं? जो ईमानदार हो, अपना काम अच्छे से करे। मुद्दा कौन कौन से सोच रही हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए महिलाओं को लेकर, खासतौर पे उत्तराखंड के अंदर? तो सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ के लिए उनकी सेफ्टी ज़रूरी है। देखिए, मैंने कहा भी था, सेफ्टी एक अहम काम होता है, मुद्दा होता है, हर बार चुनाव में देखा जाता है। और इस तरीके से महिलाएं इस बार पे जोर भी दे रही हैं कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसे जो उनके क्षेत्र के विधायक होने चाहिए जो इन मुद्दों पे विशेष तौर पे फोकस रखें। खासतौर पे महिलाओं को लेकर जो तमाम तरह के जो कुटीर उद्योग चलाए जा रहे हैं उसको बल दिया जाए। सुरक्षा एक काफ़ी अहम है और हमने देखा, आप बातचीत किया तो महिलाओं ने इस पर जोर दिया, इस बात को लेके भी। और अन्य जो लोग हैं उनसे भी हम कहीं ना कहीं बात करके जानने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से देखती हैं आप, मतदान करने आई हैं, किस सोच के साथ आई हैं और किस तरह की प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहेंगे? जो हमारे राष्ट्र के लिए काम करे, महिलाओं की सुरक्षा दे और अमीर और गरीब दोनों जो भी कैटेगरीज हैं उनका सबका ध्यान रखें।
उत्तराखंड में अन्य और भी मुद्दे हैं, उसको किस तरीके से देखती हैं? बेरोजगारी के साथ महंगाई भी बढ़ रही है, पलायन भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता चला जाए, इसको किस तरीके? इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन करे उनको हम वोट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिला मतदाता हैं बूथ स्तरों तक पहुंची हैं, उनकी सोच क्या है इस बार अपने प्रत्याशी को लेके, अपने प्रतिनिधि को लेके। किस तरीके से उनका यही कहना है कि जो महिला सुरक्षा को लेके विशेष तौर पे उनकी रणनीति हो, एक अलग सोच हो, और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो लगातार उत्तराखंड के अंदर एक पलायन बड़ा मुद्दा रहा है, इसको किस प्रकार से रोका जा सके, शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको बेहतर किया जा सके, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको तमाम मुद्दे हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव में कई ऐसे है, भी फेस हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बार नहीं है। अगर हम जिक्र करें इंदिरा हृदय का, और इसके साथ ही अगर हम जिक्र करें प्रकाश पंत का, जो कि बीजेपी के नेता थे, और इंदिरा हृदय जो कि कांग्रेस पार्टी में थी, तो ऐसे में इन दोनों पार्टियों के लिए दोनों जो बड़े चेहरे हैं इस बीच इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं है। तो देखना यह होगा कि उससे किस तरह से यहाँ पर हानि पहुंचती है पार्टी को। फिलहाल अगर हम जिक्र करें तो यशपाल आर्य जो कि बीजेपी में थे, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए कितना फायदेमंद ये होगा, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रखता है। अगर हम जिक्र करें किशोर उपाध्याय का, तो वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, वो किस तरह से तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं बीजेपी पार्टी के लिए, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन निरंजन जी, जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, और इसके साथ ही कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके किस्मत का आज फैसला होना है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये कि जिस पार्टी के बड़े चेहरे इस बार पार्टी में नहीं हैं, उनको किस तरह से इसका जो है हानि पहुंच सकता है। देखिए दीप्सी, ऐसा है, जो वोटिंग परसेंटेज की बात है, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से जितना वोटिंग परसेंटेज आजकल आमतौर पे देखा जाता है, चुनाव एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उतना वोटिंग परसेंट उसको मैं काफी नहीं मानता हूं, उसको मैं ठीक नहीं मानता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 75 या 75% के करीब करीब अगर वोटिंग परसेंट हो तो एक स्वस्थ और एक पवित्र सरकार चुन के आती है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी होती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए तमाम जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, चाहे वो चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे आपके मीडिया के द्वारा, और चाहे एक आम जनता के अंदर एक इस तरीके का एक मूवमेंट छेड़ना बिल्कुल, चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है निरंजन जी। और लगातार मीडिया जो है अपना काम वो तो कर ही रहा है, यहाँ पर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर हम पहले चरण का जिक्र करें तो जिस तरह से तमाम ऐसे जिले हैं, अगर हम मुजफ्फरनगर का जिक्र करें तो वहां पर 62% वोटिंग हुई थी। लेकिन अगर और हम बड़े जिलों का जिक्र करें, नोएडा का जिक्र करें, गाजियाबाद, मेरठ, तमाम ऐसे जिले थे जो कि पीछे थे, तो कहीं ना कहीं गांवों में वो जागरूकता ज्यादा नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात, अभी जैसे आप महिलाओं की बात कर रही थी दीप्सी जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आज की तारीख में ये हमारे लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है कि आज की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा विचारशील हैं पुरुषों के बनिस्पत, या यूं कहें कि जो एक उम्रदार पुरुष है उनके बनिस्पत उनको भ्रमित बहुत कम किया जा सकता है, और उनका विचार ज्यादा सटीक होता है, और वो जो अपने मत का प्रयोग करने लगी है, ये एक बहुत अच्छा शुभ संकेत हमारे लिए है कि युवा पीढ़ी और महिलाओं के अंदर जिस तरीके से एक समझ लीजिए एक जागरूकता उत्पन्न हुई है, और एक उनके अंदर एक विचारशीलता उत्पन्न हुई है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। और रही बात जो आपने अभी चर्चा करी कि वो इस पार्टी में चले गए, देखिए ये तो राजनीतिक पर्यटन है, ये अपने निजी राजनीति के लाभ हानि के लिए ये पर्यटन प्रत्येक चुनाव में, प्रत्येक राज्य में और हर जगह ये आमतौर पे होता रहता है। इसका जनता या इसका चुनाव के ऊपर कोई विशेष, मैं नहीं मानता कि आज की तारीख में इतनी जागरूकता के बीच में इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ता होगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है इंद्रेश जी, जिस तरह से अभी निरंजन जी ने कहा कि महिलाओं की सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होती है, और क्या यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां महिलाओं पर ज्यादा जोर दे रही हैं? क्योंकि अगर हम जिक्र करें तो अभी इससे पहले भी हमने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में वहां पर आपके जो सीएम फेस है कर्नल अजय कोठियाल, उन्होंने साफ तौर पर जो ट्वीट किया वो कहीं ना कहीं महिलाओं से खास अपील को लेकर किया है। तो क्या यही वजह है कि लगातार जो है महिलाओं पर ज्यादा जोर देने की कोशिश की जा रही है? हर राजनीतिक दल जानता है दीप्सी कि वो कैसे महिलाओं को साथ में लेकर के, महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए
अपने वोट परसेंट को बढ़ा सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी महिला की बेटी या बेटा अगर एक शहर से दूसरे शहर में सफर करते हैं अकेले, तो उस परिवार को, माँ को बहुत चिंता रहती है कि मेरी बेटी अकेले बस में सफर कर रही है या बेटा अकेले बस में सफर कर रहा है। जब तक वो पहुंच नहीं जाते तो फोन पे बातचीत होती रहती है। तो जो सुरक्षा की भावना है वो डेवलप करती है सरकारें, उनकी योजनाएं, उनके सारे विकास कार्य, तो वो फिर असर डालती है उस परिवार पे, उस महिला पे कि यार ये सही है, अब सेफ्टी है, पहले नहीं होती थी, आज हमें अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसी महंगाई से जुड़ी हुई बात में जब आती है तब भी उसको ये फील होता है उस महिला को, तो वो महिला काफी हद तक परिवार पर भी अपना निर्णय बताने में और मनवाने में सक्षम हो जाती है कि नहीं देखो इस बार ऐसा हुआ है, पहले हम ऐसा सुनते थे, ऐसा होता था, और अब देखो कितना अच्छा हो गया है। तो ये राजनीतिक दल, समझदार राजनीतिक दल जानते हैं कि महिलाओं को आप अगर अपने साथ महत्व देंगे, आगे ले जाएंगे, तो आपके वोट परसेंटेज में उनको लाभ मिलेगा, उनकी प्रतिशत बढ़ेगी और राजनीतिक दलों को फायदा होगा। तो ये एक अच्छी बात भी है। तो आप अपने साथ भी लेके देख लें, हम भी, आप भी, कोई भी बस में सफर करते हैं, ट्रेन में करते हैं, तो एक अजीब सा डर जो रहता है वो पहले की अपेक्षा कम हुआ है अब, और ऐसे आने वाले समय में भी क्या होगा। तो ऐसी जो योजनाएं होती हैं घरों से जुड़ी हुई, सीधे सीधे जो परिवार को इफेक्ट करती हैं या बच्चों को या उस फैमिली को, तो वही चीज बाद में आपके ईवीएम बटन पर आपकी उंगली पहुंचने से पहले तक आपके दिमाग में रहती हैं, या घर से जब आप वोट डालने जा रहे हैं वो चर्चा 1-2 दिन पहले हो रही होती है। बिल्कुल। तो और ज्ञानेंद्र, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लूंगी, क्योंकि आप लगातार पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका है? इसके साथ ही और क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, बड़े चेहरों में कौन कौन से लोग अभी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी तक पूरे उत्तराखंड की अगर हम देखें तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने अपना मतदान किया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपना मतदान का प्रयोग है वो कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें, हरीश रावत भी अपने मतदान का प्रयोग कर चुके हैं। और ऐसे में देखा जाए तो देहरादून की अगर हम पहले बात कर लें तो जो मसूरी के प्रत्याशी हैं भाजपा के गणेश जोशी, उन्होंने भी अपना मतदान किया है। और जिस तरीके से अगर हम देखें, अगर कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं, अगर खासतौर पर हम सतपाल महाराज की बात कर लें, उन्होंने भी अपने मतदान का जो प्रयोग है वो कर दिया है। खासतौर पे अभी हम देखें सुबह 8 बजे से जिस तरीके से जो गति थी मतदान केंद्रों पे मतदाताओं के आने की, वो काफ़ी कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें बदलाव हर जगह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से मतदान केंद्रों में अब एक कहीं ना कहीं लोगों की जो संख्या बढ़ने लगी है, जो मतदाता हैं अब आने लगे हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि 9 बजे का जो वोट प्रतिशत था वो हमने देखा था कि किस तरीके से 5.15% तक अभी मतदान हुए थे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इसमें बढ़ोतरी है वो आकी जाएगी। अगला जो रिजल्ट वोट प्रतिशत का आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और ये ज़रूरी भी है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें, अपने मत का प्रयोग करें। चलिए, तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निरंजन पोदार जी, नीरज कोहली जी और इंद्रेश कोहली जी, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में जो है मतदान हो रहा है। गोवा में 40 सीटों पर और उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो 10 मार्च को आना है। ऐसे में देखना ये होगा कि 10 मार्च को किस राज्य में किसकी सरकार बनती है। तो नेटवर्क 10 पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है और पल पल की अपडेट लगातार नेटवर्क 10 आप तक पहुंचाता रहेगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।